नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। हमारे परिवार नोबल नेचर आरएस में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का मोटिवेशन कोट है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता दोस्तों। इस जीवन को जीना ऐसे ही आसान नहीं होता। इसको जीने के लिए बहुत संघर्ष, बहुत पापड़ बेलने होते हैं। उन्हीं के दौरान मैं भी आप लोगों के सामने एक श्रृंखला पेश कर रहा हूं, जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण घटनाक्रम। उसके 5 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना। आज मैं 6वें पार्ट में जुड़ा हूं, जहां से मैं स्टार्ट करूंगा एक कहानी जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की थी और इसके आस इर्द गिर्द जो घटनाएं घटित हुई इनके बारे में। आज मैं इसके पहले की कुछ पृष्ठभूमि बताऊं तो 1928 का वक्त था दोस्तों, जब 1927 के दिसंबर में जब साइमन कमीशन भारत में आया था। उस वक्त भारत का जो भारत सचिव था, वर्किंग हेड, उसके द्वारा एक चुनौती पेश की गई भारतीयों के समक्ष कि आप सविनय अवज्ञा, आप साइमन कमीशन का विरोध तो कर रहे हो, लेकिन आप लोग किस प्रकार का संविधान बनाना चाहते हो, ये हमें पहले प्रस्तुत करो। उस वक्त हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता श्री मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और वह रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। 28 अगस्त 1928 को वह अंग्रेज गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत की जाती है। और उसके बाद में जो घटनाएं घटित होती है, जैसे लाला लाजपत राय जी की सांडस के द्वारा लाठियों से हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में एक भूख हड़ताल के दौरान बंगाल के नेता जतिन दास जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद की बात करूं तो 1929 में महात्मा गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की जाती है। गांधी जी के द्वारा 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की जाती है 1929 में। और जो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी, उन 11 सूत्री मांगों को जब अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया, उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि 11 सूत्री मांग थी गांधी जी की, इनको जब अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया, उस वक्त गांधी जी ने कहा था इरविन को एक पत्र लिखकर कि रोटी मांगी पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई, अब कोई बड़ा आंदोलन होने वाला है। उस वक्त जब दिसंबर 1929 को 31 दिसंबर 1929 को लाहौर पाकिस्तान के अंतर्गत एक, जो कि रावी नदी के बाएं तट पर है, वहां पर एक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। और उस लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 की ठंडी रात में 12 बजे रात के अंदर सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने, जो अब तक अधिराज्य की बात कर रहे थे, नेहरू रिपोर्ट में भी अधिराज्य की बात की गई थी, उसी अधिराज्य को समाप्त करते हुए सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करी और पूर्ण स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाने की घोषणा कर दी। और उसी 26 जनवरी 1930 को अविस्मरणीय और उसको यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने, जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, तो उसको 26 जनवरी 1950 को लागू करने का जो निर्णय लिया, वह कहीं न कहीं यहाँ से जुड़ा हुआ था। और फाइनली जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसकी स्टार्टिंग होती है। सविनय अवज्ञा का मतलब होता है विनय के साथ अवज्ञा करना। सविनय जो अवज्ञा आंदोलन था, इसका मतलब होता है विनय के साथ अवज्ञा करना या अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को क्या होता है दोस्तों, गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च स्टार्ट होता है, जो कि साबरमती आश्रम गुजरात में होता है। साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी के द्वारा 1916 में की गई थी दोस्तों। जैसे ही 9 जनवरी 1915 को भारत में आते हैं, तो यहाँ से 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी स्टार्ट होते हैं। 78 अनुयायी लेकर के रवाना हो जाते हैं दोस्तों। और वे लगभग 26 दिन बाद 78 अनुयायियों के साथ लगभग 26 दिन के बाद में वो 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचते हैं। और जब वो दांडी में पहुंचते हैं, तो वहां पर नमक बना करके उन्होंने नमक का कानून तोड़ा, नमक बनाया 6 अप्रैल 1930 को। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक बनाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्टार्ट करा। इसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन कुछ वक्त चलता है। और इसके साथ साथ जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे दांडी मार्च गुजरात में, उस वक्त एक तमिलनाडु में इनके एक नेता थे, जिनका नाम था, तमिलनाडु के एक तिरुवेल गोड आश्रम है, जो कि तिरुचिरापल्ली में है। यहाँ से वे धरने के बीच में यात्रा करते हैं, जिनका नाम था श्री राजगोपालाचारी दोस्तों। श्री राजगोपालाचारी यहाँ पे कर रहे थे
श्री राजगोपालाचारी, जिनका नाम सुना होगा, ये गांधीवादी नेता थे गोपालाचारी। इनके द्वारा तिरुचिरापल्ली से वेदारण्य तक यात्राएं की गई और नमक बनाया गया और नमक कानून तोड़ा गया। और इस प्रकार ये इनके द्वारा तमिलनाडु में इनका प्रतिनिधित्व किया गया। ये मद्रास के बाद में सीएम भी बने थे, भारत के गवर्नर जनरल भी बने थे, एकमात्र जो आजाद होने के बाद बने थे। इसके अलावा जब ये गवर्नर जनरल बने थे 1943 से 50 के बीच में, उस वक्त श्री राजगोपालाचारी फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल माने जाते हैं जो भारतीय थे। इसके अलावा इसी वक्त की बात करूं तो छोटा नागपुर का जो पठार है, छोटा नागपुर पठार आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड का जो काली मिट्टी से बना हुआ पार्ट है उसको छोटा नागपुर का पठार कहते हैं, जहां पे गोगरा माझी और सोगरा माझी, एक था गोगरा माझी एक था सोगरा माझी, ये दोनों जनजातियों के लोग थे और इनके द्वारा प्रतिनिधित्व करते हुए गांधी जी के सविनय विज्ञान आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसके अलावा मिलर पत्रकार, जो कि एक पत्रकार थे मिलर साहब, जिन्होंने गांधी जी को, मिलर एक पत्रकार थे, ये याद रख लेना, मिलर कौन था, एक पत्रकार था मिलर, इतना से याद रखना है। इसके अलावा बात करूं तो सविनय विज्ञान आंदोलन जब गांधी जी यहां पर कर रहे थे गुजरात में उस वक्त अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जो गांधीवादी नेता कहलाते हैं, एक मुस्लिम लीग की सदस्य होते हुए भी इन्होंने हमेशा गांधी जी का समर्थन किया और कांग्रेस के साथ रहे। इन्होंने सविनय विज्ञान आंदोलन, इनका एक दल था खुदई खिदमतगार एक दल था जो इन्होंने गठन करा था, जो उन्होंने संगठन बनाया था, उसका नाम था खुदई खिदमतगार, जिसको लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। दोस्तों, हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है, लाल कुर्ती दल नामक संगठन कहां पर सविनय विज्ञान आंदोलन में कार्य कर रहा था या इसके आसपास कर रहा था, तो अब्दुल गफ्फार खान का संगठन था। और ये संगठन पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, जिसको आज बलूचिस्तान प्रांत कहते हैं, वहां पर कार्य कर रहा था। इसके अलावा एक 16 वर्षीय लड़की थी जिसका नाम था माडी नीलनू, इसकी उम्र थी 16 वर्ष। इन्होंने नागा साथियों से मिलकर के, जो नागा जनजाति का नाम सुना होगा, नागालैंड में निवास करती है, उस जनजाति का प्रतिनिधित्व कर रही थी माडी नीलनू। और इन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा करते हुए गांधी जी के सविनय विज्ञान आंदोलन में उत्तर पूर्वी भारत का साथ दिया और इनको बाद में नेहरू जी के द्वारा रानी की उपाधि दी गई। दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है, नेहरू के द्वारा किस सविनय विज्ञान के अंतर्गत गांधी जी का सहारा देने वाली 16 वर्षीय कन्या को रानी कहा गया है? वो है माडी नीलू, जो कि एक नागा कन्या थी। इसके अलावा सरोजनी नायडू, जो कि कांग्रेस की जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और इसके अलावा जो सरोजनी नायडू थे, इनके द्वारा ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, जो कि आज का उत्तर प्रदेश और पहले मध्य प्रांत की सीएम बनी थी। इसके अलावा इनके और इमाम शाह और एक मणिलाल शाह के द्वारा, इमाम शाह और मणिलाल शाह और सूर्य नायडू ने मिलकर के धरासाना, जो कि आज का उत्तर प्रदेश और उस वक्त का मध्य प्रांत था, वहां पर भयंकर सविनय आंदोलन जब किया जा रहा था, उस वक्त अंग्रेजों के द्वारा कील के ताबूतों से लोगों को मारा गया था। इससे भयावह घटना सविनय विज्ञान में कहीं नहीं हुई थी। अंग्रेजों के द्वारा धरासाना नामक स्थान पर सूर्य नायडू, इमाम शाह और मणिलाल के नेतृत्व में जो सविनय विज्ञान आंदोलन किया जा रहा था, उस आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने भयंकर कीलों के द्वारा लोगों को मारा गया था। इसके अलावा बात करूं तो दोस्तों, यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम जो सीमा प्रांत है, जो आज बलूचिस्तान कहलाता है, जहां का प्रतिनिधित्व खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी कर रहे थे, वहां पर लड़कियों के द्वारा एक मंजरी सेना का गठन किया गया। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लड़कियों की मंजरी सेना और लड़कों की वानर सेना कहां पर बनाई गई थी? तो ये दोस्तों बनाई गई थी यहाँ पर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत पाकिस्तान में बनाई गई थी। गांधी जी को यहाँ के लोगों के द्वारा मलंग बाबा कहा गया था। गांधी जी को सविनय विज्ञान आंदोलन के दौरान जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोग थे, उनके द्वारा मलंग गांधी कहा गया था। इसके अलावा बात करूं, जैसे ही फर्स्ट सविनय विज्ञान आंदोलन होता है तो इसको मार्च अप्रैल में स्टार्ट होता है और जून जुलाई तक इसको समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि इसके बाद में अंग्रेजों ने कुछ लोगों को तो जेल में डाल दिया, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी आदि जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे उनको। तो उसके बाद में यह आंदोलन लगभग नवंबर में सितंबर के आसपास समाप्त हो जाता है और 7 सितंबर 1932 गांधी जी ने वर्धा यात्रा
गांधी जी ने फिर उसके बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है दोस्तों 12 नवंबर 1930 को, जब तक सविनय विज्ञान का पहला चरण समाप्त हो जाता है। और गोलमेज एक जगह है जो कि ब्रिटेन में थी, उस गोलमेज जो जगह है वहां पर गोलमेज नामक स्थान पर, जहां पर अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों में फूट डालने या भारतीयों में दलित वर्गों को अलग बनाने, अम्बेडकर जैसे नेताओं को संभालने के लिए तीन सम्मेलन हुए थे। उनको गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कहा जाता है। इन तीनों सम्मेलनों में भाग लेने वाले दो व्यक्ति थे। एक हमारे राजस्थान के थे जिनका नाम था महाराजा गंगा सिंह, और एक थे डॉक्टर अम्बेडकर। दोस्तों अम्बेडकर ने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। अति महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अम्बेडकर एकमात्र कांग्रेसी नेता या भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने गोलमेज सम्मेलनों के तीनों में भाग लिया था, तो डॉक्टर अम्बेडकर थे। इनके अलावा हमारे राजस्थान के भी एक नेता गए थे, महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर के महाराजा थे, जिन्होंने गंगा नहर की निर्माण करवाया था 1927 में। महाराजा गंगा सिंह ये दोनों गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में। इसके अलावा गोलमेज सम्मेलनों में और सब लोग एक में गए, दूसरे में नहीं गए, तीसरे में नहीं गए, लेकिन ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने सभी सम्मेलनों में भाग लिया था, गंगा सिंह और जो कि बीकानेर के महाराजा थे उस वक्त। इसके अलावा और जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें यही जाते हैं। इसके अलावा जयकर और होमी मोदी दो व्यापारी भी यहाँ पर जाते थे, क्योंकि वो व्यापार की दृष्टि जाते थे, होमी मोदी और जयकर। इसके अलावा बात करूं तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अम्बेडकर गए, महाराजा गंगा सिंह गए, और पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त कांग्रेस क्या कर रही थी, सविनय विज्ञान आंदोलन कर रही थी। लेकिन इसके बाद में एक घटना घटित होती है, और वह घटना थी 5 मार्च 1931 को। और 5 मार्च 1931 का दिन हमारे इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। गांधी और इरविन समझौता होता है, गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। और जो गांधी इरविन समझौता होता है इसमें गांधी जी के द्वारा कुछ मांगे रखी जाती है, उनको इरविन के द्वारा माना जाता है। जैसे कि गांधी जी ने कहा था जिन लोगों पर हत्या का आरोप नहीं है उनको जेल से बाहर निकाला जाए। इसके अलावा जो राजनीतिक कैदी है उनको बाहर निकाला जाए। इसके अलावा भारत की आजादी पर कुछ विचार विमर्श किया जाए। तो इन चीजों को उस समय का भारत का जो गवर्नर जनरल या जिनको वाइसराय कहा जाता है वो इरविन साहब थे, उन्होंने कुछ बातें मांगी। तो इन दोनों के बीच में 5 मार्च 1931 का एक समझौता होता है। दोस्तों इस समझौते में गांधी जी की आलोचना हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल थी। इन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव साहब थे उन तीनों के नाम पर कोई बात नहीं करी थी। इन्होंने इसलिए नहीं करी थी इनके हिसाब से कि ये तीनों पर हत्या का आरोप है। और भगत सिंह और बट्टू किशोर दत्त ने तो गांधी उसकी सांडस की हत्या भी करी थी, इसलिए उसको मद्देनजर या कोई भी इनके हिसाब से क्या बात थी। लेकिन इन्होंने गांधी जी ने इस जो समझौता था इसमें कोई भी बात नहीं रखी तीनों के बारे में। और ये हमारे इतिहास में उससे लेकर आज दिन तक एक धब्बा बना हुआ है, एक आलोचना का विषय बना हुआ है गांधी जी के ऊपर है कि अगर वो इस समझौते में कोई बात करते तो हो सकता था 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था शायद वो रुक जाती। ये तो खैर वक्त क्या करता, वो वक्त की मांग थी। लेकिन गांधी जी की जो आलोचना होती है वो यहाँ पर हमारा इतिहास इनको एक बुराई के साथ देखता है। इसके बाद की बात करूं तो उसी वक्त 5 मार्च 1931 को जब गांधी इरविन समझौता होता है, इसके तुरंत बाद 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर चढ़ाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी पर चढ़ा दिया जाता है, राजगुरु और सुखदेव। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो 26 से 29 मार्च तक एक सम्मेलन होता है कांग्रेस का, और वह सम्मेलन होता है कराची अधिवेशन। और उस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है कराची अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, ये करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसमें पहली बार पटेल जी के द्वारा या कांग्रेस के द्वारा जो मौलिक अधिकार है उनके बारे में बात की जाती है। पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और इसमें सबसे पहले जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी उन पर अफसोस व्यक्त किया जाता है। और उसके बाद में
आगे बात करें तो दोस्तों सेकंड गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी इन्हें समझौता होता है और इसमें महात्मा गांधी जी को ये बात कही जाती है कि आपके द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाना पड़ेगा। उस वक्त गांधी जी फिर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय जी भी जाते हैं। मदन मोहन मालवीय जी को दोस्तों 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी आती है तो मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया जाता है। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय जी को एक साथ भारत रत्न दिया गया था 2014 में। इंपोर्टेंट फैक्ट है, मदन मोहन मालवीय को 70 साल तक अनदेखा किया गया, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका निभाई थी। फाइनली सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी जी एक तलवार नामक जहाज में बैठकर ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और उसके साथ साथ होमी मोदी और जेकर जैसे व्यापारी भी जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग जाते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन। लेकिन दोस्तों जैसे ही गांधी यहाँ पहुंचता है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में तो इनके सामने एक बहुत बड़ी गलती होती है और इनके साथ में ये होता है कि दलितों को अलग से आरक्षण देने की बात की जाती है। तब गांधी जी वहां से तुरंत लौट आते हैं और कहते हैं मैं गया तो वहां पर, लेकिन मेरे साथ वह ऐसी घटना घटित हुई कि मैंने अपने देश का ध्वज गिरने नहीं दिया और मैंने अंग्रेजों की बात नहीं मानी। गांधी जी यहाँ पर आकर के 20 सितंबर 1932 को अमर अनशन पर बैठ जाते हैं दोस्तों 1932 को। और इसमें जब वो बैठते हैं पूना की यरोदा जेल में, उस वक्त इनके कुछ लोग आते हैं, पुरुषोत्तम दास, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि लोगों ने मिलकर के इनको समझाया जाता है। और समझाइश बुझाइश के बाद में दोस्तों 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में गांधी अम्बेडकर समझौता होता है। पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। पूना पैक्ट होता है, इसमें पूना पैक्ट, और पूना पैक्ट में दलितों के लिए गांधी जी बहुत कुछ करने की बात करते हैं और फाइनली करते भी हैं दोस्तों। जिनमें सबसे बड़ी बात बताऊं मैं आपको, गांधी जी ने जब पूना पैक्ट हुआ था उस वक्त गांधी जी ने कहा था कि जो एक यात्रा करी थी वर्धा यात्रा, और वर्धा यात्रा करी थी 1932 के सितंबर अक्टूबर में ही। वर्धा यात्रा के बाद में जब गांधी जी ने हरिजन नामक एक पत्रिका का विमोचन भी किया था, इसलिए इसके अलावा हरिजन उद्धार एक यात्रा भी करी थी इन्होंने, हरिजन पत्रिका भी चलाई थी, हरिजन पत्रिका, इसके अलावा हरिजन उद्धार नामक एक हरिजन पत्रिका का विमोचन किया था, हरिजन यात्रा भी करी थी। इसके अलावा हरिजनों के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्य करे थे गांधी जी को। इसलिए हमारा इतिहास गांधी जी को एक दलित वर्गों के बांटने का जो अंग्रेजों ने सेकंड गवर्नमेंट सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत करा था 1932 में दोस्तों, इस सांप्रदायिक पंचाट को कहीं न कहीं महात्मा गांधी ने समाप्त किया। और जब वो भारत लौटे थे उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा ध्वज लहरता हुआ मैं वापस लेकर आया हूं, मैं हमारे ध्वज को नीचे नहीं झुकने दिया हूं। इसके अलावा जब सांप्रदायिक पंचाट वहां पे प्रस्तुत किया जा रहा था तत्कालीन वायसराय मैकडोनाल्ड के द्वारा, और उसको इन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद में ये पूना पैक्ट होता है 26 सितंबर 1932 को। इसके बाद में वर्धा यात्रा करते हैं गांधी जी हरिजनों के लिए। इसके अलावा हरिजन हम पत्रिका प्रकाशन करते हैं। उसके बाद में अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों, तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 से लेकर के 35 तक चला। और इस गोलमेज सम्मेलन में जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, वो 1935 भारत शासन अधिनियम को इसमें प्रमाणित किया जाता है, एक श्वेत पत्र निकाला जाता है। इसके अलावा बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। फाइनली दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है जिसमें अखिल भारतीय संघ की बात की जाती है। और इसमें कुछ और भी बातें थी जिनमें महत्वपूर्ण बातें, एक तो अखिल भारतीय संघ है। इसके अलावा प्रांतों के अंदर स्वायत्ता दी जाती है और केंद्र में द्वैत शासन लगाया जाता है। इसके अलावा और भी कुछ बातें हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी इसी के तहत आता है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट भी 1935 शासन अधिनियम के तहत आती है। अंत में दोस्तों 1935 शासन अधिनियम के तहत 1933 में चुनाव भी होते हैं। लेकिन दोस्तों इनके बारे में विस्तृत चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज यहाँ तक यही समझ दोस्तों। अंत में यही कहना चाहूंगा कि सविनय विज्ञान आंदोलन कहीं न कहीं असफल हुआ, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम भूमिका थी। और अंत में यही है दोस्तों कि आप हमारी प्रकृति का संरक्षण करना और बड़ों को प्यार, छोटों को नमस्ते और एंजॉय करो दोस्तों। छोटी है जिंदगी,